सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। अध्याय 115। मुझे विश्वास नहीं। सौदा पक्का करने, एक दूसरे से हाथ मिलाने और मौखिक वादे के आखिरी कदम को पूरा करने के बाद आरव यादव खुद को साक्षी पंडित को ऊपर से नीचे तक फिर से देखने से नहीं रोक सका। ये लंबी और शांत स्वभाव वाली गॉडेस, जो अपने पिछले जीवन में अविवाहित रही थी, 2018 में उनके निधन पर अनगिनत लोगों द्वारा सम्मान के साथ याद की गई थी और दिल्ली के स्थानीय इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह मिली थी। अब वही साक्षी पंडित आरव यादव के सामने बैठी थी। वह उनसे 2 मीटर से भी कम दूरी पर थे और हाथ बढ़ाते ही उन्हें छू सकते थे। मुख्य बात यह थी कि वह जीवित थी। साक्षी पंडित ने हल्की मुस्कान बिखेरी। वह मुस्कान वसंत की हवा की तरह गर्म, सौम्य और शांत थी। उन्हें आरव यादव की टकटकी लगाकर देखने वाली नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंत में खुद आरव यादव ही थोड़ा असहज महसूस करने लगा। इस तरह घूरना वास्तव में थोड़ा अशिष्ट था। सूखी खांसी के साथ आरव ने कहा, वैसे मैं अभी भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साक्षी पंडित की मुस्कान थोड़ी ठंडी पड़ गई। उन्होंने कहा, यदि पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, लेकिन अगर यह व्यक्तिगत गोपनीयता का मामला है तो मुझसे मत पूछना। आरव यादव चौंक गया। अपना सिर खुजलाते हुए बोला, अरे नहीं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी प्राइवेसी के बारे में पूछें। दरअसल मैं बस ये पूछना चाहता था कि आप मिस्टर योगेश के मामले को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं। आपने काफ़ी संसाधन इस्तेमाल किए होंगे, क्या वास्तव में इतना निवेश करना सार्थक है? हालांकि मेरा इस टीचर से ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह उतने निर्दोष नहीं है जितना आपने शुरुआत में कहा था, और मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें पसंद करती हैं। जैसे ही साक्षी ने सुना कि यह व्यक्तिगत प्राइवेसी के बारे में नहीं है, उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही थोड़ा पछतावा भी महसूस किया। ये काफ़ी विरोधाभासी एहसास था। तुरंत अपने मूड को संभालते हुए साक्षी ने मास्टर बेडरूम की दिशा में देखा। दरवाज़ा बंद था और योगेश के खर्राटों की लयबद्ध आवाज़ लगातार आ रही थी। साक्षी पंडित ने धीरे से कहा, मिस्टर योगेश एक वयस्क हैं और उनका निजी जीवन उनकी अपनी समस्या है। मैं उसमें दखल नहीं दे सकती और नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन दिल्ली में मिस्टर योगेश के स्तर के इंग्लिश टीचर बहुत कम हैं। हमें उन्हें इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ और सालों तक बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि वह पहली से छठी कक्षा तक के छात्रों के एक पूरे बैच को तैयार करें। बिल्कुल सही, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं और वंचित समूहों की ओर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिकी संसाधनों का झुकाव, यही साक्षी पंडित का निरंतर दृष्टिकोण रहा था। वह एक ऐसी विलक्षण महिला थी जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा शिक्षा के कार्य में लगा दी थी। आजकल ऐसे आदर्शवादी बहुत कम बचे हैं और भविष्य में भी कम ही होंगे। जब तक आप उन्हें देखते हैं, यदि संभव हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। आरव यादव ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन क्या होगा अगर यह मुसीबत सुलझने के बाद मिस्टर योगेश जल्दी छोड़कर जाना चाहें? तब हम क्या करेंगे? जल्दी छोड़कर जाना नामुमकिन नहीं था, बल्कि इसकी काफ़ी संभावना थी। उदाहरण के लिए, एक बार जब योगेश को पता चलेगा कि साक्षी पंडित शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती, तो वह इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। वह निश्चित रूप से निराशा में चला जाएगा, चाहे वह प्रसिद्धि के लिए हो, लाभ के लिए हो या सुंदरता के लिए। आदर्शों के लिए रुकना उसके स्वभाव में नहीं था। दूसरे शब्दों में, यदि योगेश भी एक आदर्शवादी होता तो साक्षी को उसके जाने की चिंता ही नहीं होती। साक्षी पंडित ने आह भरी और फुसफुसाते हुए कहा, अगर वह सचमुच जाना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? एक कॉन्ट्रैक्ट? असंभव। लेकिन जो भी हो, यह अभी तक हुआ नहीं है। आरव यादव ने शांति से सिर हिलाया। भविष्य में योगेश जाएगा या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। जब तक साक्षी ने इस मुद्दे पर विचार किया था, वह निश्चिंत था। नाश्ते के बाद साक्षी पंडित अदिति राव को लेकर चली गई। योगेश एक किताब थामे बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। आरव यादव ने जाकर एक नज़र डाली तो उसे चक्कर आने लगा। उसे शब्द तो पता थे, पर उनका एक साथ मतलब समझ नहीं आ रहा था। मुख्य बात यह थी कि देखते ही थकान महसूस होने लगी। वाकई, बिना प्रतिभा के कोई विशेष ग्रेड का शिक्षक नहीं बन सकता। भले ही इस टीचर योगेश का चरित्र कैसा भी हो, उसके पेशेवर स्तर पर कोई संदेह नहीं था। समय का अंदाजा लगाते हुए आरव यादव विदा लेने के लिए उठा। योगेश ने सिर उठाए बिना हूँ कहा। वह अभी भी ज्ञान के सागर में डूबा हुआ था।
आरव ने उसे देखकर फिर आह भरी, देखो वह कैसे पढ़ रहा है, जैसे किताब में कोई स्वादिष्ट पकवान हो। इसके विपरीत आरव भले ही पढ़ाई में फिसड्डी नहीं था, लेकिन सीखने की उसकी पहल योगेश से कहीं कम थी। आरव रास्ते भर इसी बारे में सोचता रहा और फिर पिछली रात साक्षी पंडित के साथ तय किए गए रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे उनके और अदिति राव के करीब पहुंच गया। ह्यूमनॉइड बीस्ट मोड सक्रिय होते ही आरव ने जल्दी ही एक संदिग्ध लक्ष्य ढूंढ निकाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो ऑफिस जाने वाले कर्मचारी जैसा दिख रहा था। आरव को अपनी बीस्ट क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत साक्षी पंडित को एक मैसेज भेजा और उन्हें सामने वाले शॉपिंग मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में जाने को कहा। जल्द ही वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी चाल तेज करके अंडरग्राउंड पार्किंग तक उनके पीछे पीछे चला आया। साक्षी पंडित पार्किंग में रुकी नहीं। मॉल थोड़ा पुराना था और बेसमेंट में रोशनी बहुत कम थी। अदिति राव थोड़ी डरी हुई थी और साक्षी भी केवल इसलिए आगे बढ़ रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि आरव उनके पीछे है। लेकिन क्योंकि दोनों महिलाएं डरते हुए भी अंदर जा रही थीं, पीछे चल रहे उस आदमी को यकीन हो गया कि साक्षी यहाँ जरूर किसी से मिलने वाली है। इस पुराने मॉल में कैमरे भी कम थे और पार्किंग में तो सिर्फ एंट्री एग्जिट पर ही थे। यह मिलने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। साक्षी अदिति को लेकर पार्किंग से गुजरी और सीधी लिफ्ट से ऊपर चली गई। पीछा करने वाले व्यक्ति ने देखा कि साक्षी कहीं रुकी नहीं, उसे संदेह होने लगा। जैसे ही उसने लिफ्ट तक पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाई, अचानक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में तेज दर्द हुआ और वह तुरंत बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता, जब उस आदमी की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जूते उतारकर फेंक दिए गए थे और उसके मुंह पर सेलो टेप कसकर चिपकाया गया था, जो गर्दन के पीछे तक कई बार घुमाया गया था। एक भयंकर चेहरे वाला युवक उसके सामने उकड़ू बैठा था, उसका आईडी कार्ड हाथ में लिए उसके चेहरे से मिलान कर रहा था। जमीन पर उसका ब्रीफकेस पड़ा था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ओह! उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। ये स्पष्ट रूप से एक जाल था और वह खुद इसमें आकर फंस गया था। लेकिन भले ही वह ये जानता था, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था और कुछ भी कबूल करना तो दूर की बात थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो क्या सामने वाला मुझे जान से मारने की हिम्मत करेगा। अध्याय 116 बच्चों के लिए वर्जित। तुम्हारा नाम रवि है, तुम स्टोन सिटी में रहते हो, दिल्ली क्यों आए? आरव यादव ने उसके आईडी कार्ड की जानकारी पढ़ी और बंधे हुए अधेड़ उम्र के ऑफिस कर्मचारी से उसका मिलान किया। वह ये पक्का करना चाहता था कि कार्ड वाला व्यक्ति वही है या नहीं। बोलोगे नहीं? मुझे लगता है तुम अंत तक लड़ने का इरादा रखते हो। ठीक है, तो फिर चुप ही रहो। आरव यादव ने शांति से रवि का आईडी कार्ड रख लिया, कुशलता से उसके फोन की बैटरी निकाली और फोन को कुचलकर प्लास्टिक के कचरे में बदल दिया। आरव यादव की इन हरकतों को देखकर रवि का दिल बैठने लगा। अब तक आरव ने उससे सच उगलवाने की कोई कोशिश नहीं की थी। हालांकि उसने एक सवाल पूछा था, लेकिन उसने रवि के मुंह से टेप तक नहीं हटाया था। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह जवाब देता है या नहीं। पूछताछ तो बस एक दिखावा लग रही थी। तभी रवि के दिमाग में एक विचार कौंधा, शायद इन लोगों को पहले से ही पता है कि उसे किसने भेजा है, या फिर वे जानना ही नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि वह अपनी पहचान बताए, क्योंकि शायद वे उसे सीधे ठिकाने लगाने वाले हैं। ये सोचते ही रवि कांपने लगा। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया और संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन आरव यादव ने उसे कोई मौका नहीं दिया और गर्दन पर एक सटीक प्रहार करके उसे फिर से बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले रवि का आखिरी विचार यही था, खेल खत्म। इस बार बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, शायद अब जान नहीं बचेगी। आधे घंटे बाद साक्षी पंडित अदिति राव को वापस घर ले आई थी। वह आरव यादव के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब और सब नहीं हुआ तो उन्होंने सीधे उसे फोन लगा दिया। हेलो, क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? साक्षी पंडित को इतना गुस्सा आया कि क्या कहें। बदतमीज, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या पूछना चाहती हूँ। दांत पीसते हुए साक्षी ने सीधे पूछा, क्या तुम सफल हुए? क्या कोई मिला? आरव यादव ने संक्षेप में उत्तर दिया, मिल गया। साक्षी पंडित का सिर गुस्से से चकराने लगा। क्या तुम एक शब्द ज्यादा नहीं बोल सकते? लेकिन वह आरव से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्होंने सावधानी से पूछा, तो फिर तुमने उससे क्या पूछा? आरव ने फिर छोटा सा जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं पूछा। साक्षी पंडित, तुमने कुछ नहीं पूछा? अगर कुछ पूछना ही नहीं था तो मुझे इधर उधर क्यों घुमाया?
मैंने लोगों को पकड़ने में तुम्हारा साथ दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं पूछा। क्या तुम खाली बैठे थे? फिर पकड़ने का मकसद क्या था? क्या उसे घर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए रखा है? साक्षी ने चिढ़कर कहा, क्या तुम कुछ करने वाले नहीं हो? आरव का फिर वही संक्षिप्त जवाब, नहीं। हद है, इस बार तो और भी छोटा जवाब। साक्षी ने मन ही मन उसे खूब कोसा। गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। वह फिर पूछने लगी, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर उसे उस व्यक्ति ने भेजा है तो वह तुम्हें देर सबेर ढूंढ ही लेगा। मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, साक्षी ने गंभीरता से समझाते हुए कहा। तुम जो भी करना चाहते हो, बेहतर होगा कि पहले मुझसे चर्चा कर लो। कोई चरम कदम मत उठाना, ठीक है? मैं क्या चरम कदम उठाऊंगा? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, ठीक है? मैं उसके मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम इस मामले को मुझी पर छोड़ दो और बस अच्छी खबर का इंतजार करो, आरव ने सहजता से कहा और फोन काट दिया। साक्षी पंडित फोन को टकटकी लगाकर देखती रह गई। आरव यादव वास्तव में सामने वाले के खुद उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। अगर इसे दूसरी तरफ से देखें तो ये बिना मेहनत किए मास्टरमाइंड तक पहुंचने का एक तरीका था, जहां कमान आपके हाथ में रहती है। हालांकि तरीका अच्छा था, लेकिन विरोधी से निपटना आसान नहीं था। अगर वह सचमुच उनके पूर्व पति का आदमी हुआ तो आरव यादव अकेले इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कैसे करेगा? एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता था। बेशक आरव की बातों में जो आत्मविश्वास था वह काफी प्रभावशाली था। साक्षी ने झुंझलाहट में पैर पटका, दिखावा करने को कहो इसे, अगर मुसीबत हुई तो क्या होगा? साक्षी पर अचानक दबाव बढ़ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने स्थिति का सही आकलन नहीं किया। चून की गलती उनकी थी, इसलिए उन्हें इसकी भरपाई करनी होगी। बस वह अपने पूर्व पति के पास बिना सोचे समझे नहीं जा सकती थी, वरना मामला और बिगड़ सकता था। अदिति राव ने देखा कि साक्षी का चेहरा उतरा हुआ है, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वह पानी पीने गई और फिर पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढने लगी। साक्षी पंडित के स्टडी रूम में दीवार भर बड़ी किताबों की अलमारी थी। जब अदिति ने दरवाजा खोला तो वह किताबों का इतना बड़ा संग्रह देखकर दंग रह गई। उन वर्षों में जब वह राव परिवार के साथ रहती थी, वहां की किताबें सिर्फ सजावट के लिए थी, एक ही रंग की और कभी न खोली गई। साक्षी के घर की किताबें उनसे बिल्कुल अलग थीं। यहाँ हर रंग और आकार की किताबें थीं। वे थोड़ी बेतरतीब थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही सुंदरता थी। अदिति ने बहुत सावधानी से अलमारी के पास जाकर एक चित्रों वाली एल्बम चुनी, वर्ल्ड जियोग्राफिक A+। काफी देर बाद जब साक्षी पंडित विचारों से बाहर आईं, तो उन्हें याद आया कि उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। ऊपर नीचे ढूंढने के बाद उन्हें अदिति स्टडी रूम में मिली। वह नन्ही बच्ची एक किताब बड़े चाव से देख रही थी। साक्षी का दिल पिघल गया। इतनी छोटी बच्ची जिसे पढ़ाई से इतना लगाव है। तभी उनकी नज़र उस एल्बम पर पड़ी जिसे अदिति देख रही थी। साक्षी ने अपनी आंखें मलीं। मोटे कागज पर छपी तस्वीरों में लड़कियों के अर्धनग्न चित्र थे। अचानक साक्षी के चेहरे पर गर्मी चढ़ गई। अगर उन्हें बच्ची के डर जाने का डर न होता तो वह तुरंत वह किताब छीन लेती। धत तेरे की, अगली बार मुझे ऐसी बॉडी आर्ट वाली एल्बम छिपाकर रखनी होगी। ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। अध्याय 117, ब्यूटी कार्ड तुरंत बनवाना होगा। साक्षी पंडित को एक बहुत ही धैर्यवान महिला माना जा सकता है। उन्होंने देखा कि अदिति राव पूरे ध्यान से उस बॉडी आर्ट एल्बम को देख रही थी और उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि साक्षी स्टडी रूम में आ चुकी है और उसके पीछे खड़ी है। साक्षी ने खुद को बहुत नियंत्रित किया और अंत में बच्ची के डर जाने के डर से उन्होंने वह एल्बम सीधे हाथ से नहीं छीना, बल्कि दबे पांव चुपचाप बाहर निकल गईं। बाहर गलियारे में खुद को शांत करने के बाद साक्षी पंडित को होश आया और उन्होंने स्टडी रूम की स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने जल्दी ही उस समय की परिस्थिति का अंदाजा लगा लिया। उस वक्त अदिति निश्चित रूप से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती होगी। उसने टीवी चलाने की हिम्मत भी नहीं की होगी, इसलिए वह अकेले ही स्टडी रूम में पढ़ने के लिए कोई किताब ढूंढने चली गई। पक्का ऐसा ही हुआ होगा। वह कितनी अच्छी और समझदार बच्ची है। रही बात उस एल्बम को देखने की, तो जो बच्चा अभी स्कूल भी नहीं गया, वह भला शब्द क्या खाक पड़ेगा। जाहिर है वह सिर्फ चित्रों वाली किताबें ही देख सकती थी, और उनके स्टडी रूम में चित्रों वाली किताबें बहुत कम थीं। इंडिया नेशनल ज्योग्राफिक और वर्ल्ड A+ के अलावा वहां सिर्फ बॉडी आर्ट की ही तस्वीरें थीं, और अदिति के पास भूगोल के 2 A+ पहले से ही खुले पड़े थे। स्पष्ट था कि बच्ची ने भौगोलिक सुंदरता देखने के बाद ही मानव शरीर की सुंदरता को देखना शुरू किया था। ये सोचकर साक्षी का मन थोड़ा शांत हुआ।
लेकिन फिर उनकी भावनाएं विरोधाभासी हो गईं। वह चाहती थी कि अदिति को भी उनकी तरह बॉडी आर्ट पसंद आए, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का डर भी था। इंसान अरबों वर्षों के विकास के बाद निस्संदेह दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव है। शरीर के घुमाव और रूपरेखा बहुत आकर्षक और मनमोहक होते हैं, लेकिन साक्षी विदेश में भी रह चुकी थी और वह जानती थी कि विदेश के सबसे खुले समाज में भी बॉडी आर्ट ऐसी कला नहीं है जिसे बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज के सामने खुला छोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए, वे किशोर और बच्चे जिन्होंने अभी अपने जीवन मूल्य तय नहीं किए हैं, या वे युवा जो नासमझी में भावुक हो जाते हैं, या फिर वे वयस्क जिनमें सौंदर्यबोध की कमी है। कुल मिलाकर बॉडी आर्ट अभी भी एक सीमित कला है, यहाँ तक कि विकसित देशों में भी यही वास्तविकता है। भारत जैसे देश में तो स्थिति और भी कठिन है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आपको भारी सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है, खासकर जब साक्षी पंडित जैसी हैसियत वाली महिला की पसंद सार्वजनिक हो जाए। उस तरह का सामाजिक दबाव सोचकर ही दम घुटने लगता है, लेकिन ये दम घुटने वाला डर साक्षी को और भी उत्तेजित कर रहा था। मैं जितना इसके बारे में सोच रही हूँ, उतना ही मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। सब गड़बड़ हो गया है। साक्षी ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया, दबे पांव बाथरूम की ओर भागी और खुद को होश में लाने के लिए ठंडे पानी से मुंह धोया। लेकिन जैसे ही उनके हाथों ने उनके गालों को छुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उनके गाल कितने गर्म थे। हे भगवान! उन्होंने सिर उठाकर शीशे में खुद को देखा। चेहरा अब भी खूबसूरत था और आकर्षण भी वही शालीन था, लेकिन वह कॉलेज से निकलने वाली उस लड़की की तुलना में अब कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। आखिर वह अब 28 साल की महिला थी। शादी, तलाक, कोई संतान नहीं, अब तक अकेली और कई सालों से किसी पुरुष के संपर्क में नहीं। साक्षी की आंखों के सामने कुछ देर के लिए धुंधलापन छा गया, पर वह तुरंत वास्तविकता में लौटी और फिर से शीशे में खुद को देखा। गाल गुलाबी थे और अच्छे लग रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह बिखराव भी सुंदर लग रहा था। इन्हें ट्रिम करने का समय आ गया था। बिना कुछ सोचे साक्षी ने शीशे वाली कैबिनेट खोली, लेकिन पाया कि यह लिविंग रूम वाला बाथरूम है। उनके मेकअप और स्किन केयर का सारा सामान उनके बेडरूम के प्राइवेट बाथरूम में था। यहाँ उनकी कोई व्यक्तिगत चीज नहीं थी। ओ नन्ही सुंदरी, तुम अपने छोटे से दिमाग में क्या क्या उल जुलूल सोच रही हो? अदिति अभी भी स्टडी रूम में पढ़ रही है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि बाद में बच्चे का ध्यान कैसे भटकाना है। सच में, अगर इस छोटी बच्ची को भी वही चीज पसंद आ गई, तो कोई आश्चर्य नहीं कि आरव यादव जैसा शख्स तुम्हारे लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा। साक्षी पंडित ने शीशे में अपने माथे को सहलाया, खुद से बुदबुदाई, और फिर अचानक, जैसे उन्हें कोई नई दुनिया मिल गई हो, वह शीशे के एकदम करीब आ गईं। थोड़ी देर बाद साक्षी हताशा में शीशे से दूर हट गई, खड़ी हुई और चेहरा ढककर खुद से कहने लगी, मेरे भगवान, मेरी त्वचा ऐसी कैसे हो गई? साक्षी को याद था कि उनकी त्वचा वैसी ही थी जैसी शादी के समय थी, अद्भुत, गुलाबी और एकदम अलग, जिसे देखकर हजारों लड़कियां जलती थीं। लेकिन अब क्या यह इतनी खुरदरी हो गई है? तो अब ऐसा होगा। हे भगवान, मैं तो लूट गई। नहीं, मैं अब इस तरह लापरवाही से नहीं रह सकती। मुझे अपनी त्वचा का ख्याल रखना ही होगा। मुझे ब्यूटी कार्ड बनवाना होगा, फिटनेस कार्ड का सालाना रिचार्ज कराना होगा और योगा इंस्ट्रक्टर से नए अपॉइंटमेंट लेने होंगे। मैं अपनी त्वचा को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती। हाँ, मुख्य बात यह है कि ब्यूटी कार्ड तुरंत जारी होना चाहिए। 1 मिनट की देरी भी अपनी त्वचा के प्रति अपराध है। साक्षी शीशे के सामने अपना चेहरा थामे खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज आए, आंटी, आप क्या कर रही हैं? ओह! साक्षी इतना डर गई कि लगभग उछल पड़ी और झटके से मुड़ी। जब उन्होंने अदिति को देखा तो वह एक पल के लिए सुन्न रह गई। उन्हें लगा जैसे वह किसी हॉरर फिल्म के सीन में आ गई हो। फिर उन्हें याद आया कि अरे, वह तो खुद इस बच्ची को लेकर आई थी। घर आते ही वह अपनी ख्याली दुनिया में खो गई और बच्ची को अकेला छोड़ दिया। शुक्र है कि बच्ची समझदार थी और खुद पढ़ने चली गई। वह तो कुछ करने वाली थी, बच्चे का ध्यान भटकाने और उन एल्बम्स को छिपाने वाली थी। पर कमाल है, वह खुद से ही शीशे में 1 घंटे से बातें कर रही थी। मुझे आज क्या हो गया है? क्या मैं पागल हूँ? साक्षी पंडित बेबसी से मुस्कुराई, अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, आंटी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हैं, ठीक है? अदिति की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। आंटी, मुझे आपके साथ सोना है और मुझे भूख लगी है। साक्षी ने तुरंत अपना माथा पीटा। दोपहर होने वाली थी और बच्चे को जल्दी भूख लगना स्वाभाविक था। ये वाकई खाना बनाने का समय था। इस बार साक्षी ये पूछना ही भूल गई कि अदिति उनके साथ क्यों सोना चाहती है।
वह आनन फानन में आलू के चिप्स, सूखे आलू और बीफ जर्की जैसे स्नैक्स ले आई और किचन की ओर भागी। एक तरफ जहां साक्षी घबराहट और जल्दबाजी में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ आरव यादव भी इस सुबह खाली नहीं बैठा था। उसने पहले अंडरग्राउंड पार्किंग में एक ऐसी कार ढूंढी जो काफी समय से खड़ी थी। उसने उसकी डिक्की खोली और उस बेहोश और अधनंगे किए गए रवि को अंदर ठूंस दिया। उसने अच्छी तरह जांचा कि रस्सियां कसकर बंधी हैं, फिर अपने उंगलियों के निशान मिटाए और वहां से निकल गया। रही बात इस बात की कि लंबे समय तक बंधे रहने से रवि के शरीर पर क्या बुरा असर पड़ेगा, तो आरव को इससे कोई लेना देना नहीं था। अध्याय 118 अमित दास को धोखा मिला या नहीं। दिन के उजाले में किसी को इधर उधर ले जाना असुविधाजनक होता है, इसलिए रात के सन्नाटे में कार चलाना ही बेहतर था। साल 2003 में आज की तरह हर जगह निगरानी कैमरे नहीं थे। आरव ने रास्ते में कुछ अतिरिक्त चक्कर लगाए और फिर उस आदमी को छिपाने के लिए एक पुराने बंद पड़े कृषि मशीनरी कारखाने में ले गया। फिलहाल वहां किसी के पहुंचने का सवाल ही नहीं था। रही बात इस बात की कि क्या रवि आधे रास्ते में जाग जाएगा, तो आरव यादव जैसा सतर्क व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता था। वह एनेस्थीसिया लेने अस्पताल गया था। क्या वजन के हिसाब से दवा की खुराक की गणना करना मुश्किल है? प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी यह गिनती कर सकता है। उसने सही मात्रा निकाली और उसे नस में इंजेक्ट कर दिया। रवि के शरीर पर इसका क्या असर होगा, आरव को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। रवि कोई भला आदमी तो था नहीं। अगर वह साक्षी पंडित का पूर्व पति नहीं भी था, तो कम से कम मोनी का प्रेमी तो था ही। आरव ये तो नहीं कह सकता था कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिलना तय था। जब तक आरव ने ये सब निपटाया, पूरी सुबह बीत चुकी थी और दोपहर के खाने का समय हो गया था। आरव काफी थकान महसूस कर रहा था। ये पूरी प्रक्रिया काफी थकाने वाली थी। मुख्य बात यह थी कि बेहोशी की दवा एक प्रतिबंधित दवा है। इसे चुराने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस अफरो बालों वाले प्रोफेसर बाई से मदद मांगे। आखिर उस प्रोफेसर का बैकग्राउंड एक रहस्य था और आरव नहीं चाहता था कि उसके गुप्त इरादों की भनक किसी को भी लगे। लगता है कि अब कुछ सामान्य दवाएं पहले से तैयार रखने का समय आ गया है, आरव ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। शरीर के असली मालिक विनय श्रीवास्तव की यादों में दवाएं बनाने के कुछ तरीके दर्ज थे। मुख्य बात यह थी कि आरव इसे खुद कर सकता था। उपकरण हो या कच्चा माल, सब बाजार में उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए 2 तरह के एनेस्थीसिया बनाए जा सकते थे, एक जिसका असर सामान्य मेडिकल एनेस्थीसिया जैसा होता है और दूसरा जो ज्यादा असरदार होता है और जिसमें मतिभ्रम करने वाले गुण होते हैं। पहले आरव को कुछ संकोच था, वह इन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहता था। उसे लगा था कि ह्यूमनॉइड बीस्ट की ताकत ही हर स्थिति से निपटने के लिए काफी है। लेकिन आज उसे थोड़ी परेशानी हुई। अगर उसके पास अपनी दवाएं होती तो उसे अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और पकड़े जाने का खतरा भी कम होता। आरव ने साक्षी पंडित द्वारा बताए गए ठिकानों का दौरा किया ताकि वह असल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति और ट्रैफिक की स्थिति की पुष्टि कर सके। वह अपनी याददाश्त और हकीकत का मिलान करना चाहता था ताकि समय के बदलाव की वजह से कोई गड़बड़ न हो। निश्चित रूप से असली कार्रवाई रात में ही होनी थी। दिन के उजाले में बहुत भीड़ होती है और सब कुछ साफ दिखता है, जो घुसपैठ के लिए सही समय नहीं है। जब तक ये दौरा खत्म हुआ, दोपहर का 1 बज चुका था। आरव 2 ब्लॉक दूर तक गया और खाने के लिए एक ऐसे रेस्टोरेंट को चुना जो दिखने में अच्छा लग रहा था। उसने 2 स्टेक, 2 पास्ता और चीज वाला बेक बीफ राइस ऑर्डर किया। साथ ही जूस और कॉफी भी मंगवाए। उसे लगा कि इतनी मात्रा काफी होगी। आरव ने वेटर से बाथरूम का रास्ता पूछा। जैसे ही वह 2 सीटों के पास से गुजरा, उसे अंदर की एक सीट पर एक परिचित चेहरा दिखा। सिया शर्मा। वह यहाँ अकेले एक आदमी के साथ खाना कैसे खा सकती है? और सबसे बड़ी बात यह कि वह आदमी अमित दास नहीं था। धत तेरे की, क्या अमित दास को धोखा मिल रहा है? आरव हाथ धोकर बाहर आया। उसने देखा कि सिया शर्मा ने उसे नहीं देखा था। वह सुबह से भाग दौड़ कर रहा था और उसे वाकई भूख लगी थी, इसलिए वह वहां से गया नहीं, बल्कि अपनी सीट पर लौट आया और खाने का इंतजार करने लगा। भले ही सिया शर्मा अमित दास को धोखा दे रही हो, उससे आरव का क्या लेना देना? गलत काम उसने नहीं किया था, तो वह भूख की हालत में वहां से क्यों जाए? ऐसा कोई कारण नहीं था। इसके अलावा हो सकता है कि सिया शर्मा वास्तव में अमित दास से प्यार न करती हो। हालांकि आरव को महसूस होता था कि सिया का प्यार सच्चा है। भले ही विवेक बोस के व्यक्तित्व में कमियां थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
वरना कोई इतनी खूबसूरत लड़की बिलासपुर शिनचुन जैसे पिछड़े इलाके में एक आदमी के साथ गरीबी और तंगी में रहने को तैयार क्यों होती। आरव को लगता था कि अगर सिया शर्मा अंत में उम्मीद छोड़ देती है और अमित से रिश्ता तोड़ लेती है तो उसे दोष देने की जरूरत नहीं है। आखिर प्यार खूबसूरत और रोमांटिक होता है, लेकिन शादी एक हकीकत है। उसमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आपसी तालमेल की भी जरूरत होती है। इसलिए यहाँ किसी नैतिक तर्क की जरूरत नहीं थी। प्यार करना या न करना उनका अपना चुनाव था। वे वयस्क थे, उनका अपना जीवन था और दूसरों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अगर वे अब भी रिश्ते में थे और सिया धोखा दे रही थी तो ये कुछ ज्यादा हो जाता। बेशक मामला इतना गंभीर नहीं लग रहा था। आरव जितनी बार बाथरूम के चक्कर में वहां से गुजरा, उसने देखा कि सिया ने उस आदमी से दूरी बना रखी थी। वे खाना खाने आए थे और वह आदमी काफी उत्साहित होकर लगातार बातें कर रहा था और हाथ पैर चलाकर कुछ समझा रहा था, लेकिन सिया उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी और सिर्फ औपचारिक जवाब दे रही थी। ये धोखेबाजी जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए आरव ने अंदाजा लगाया कि अमित दास को अभी धोखा नहीं मिला है। चून की लंच का पीक टाइम निकल चुका था। आरव का ऑर्डर एक एक करके आने लगा। अब इंतजार किस बात का, पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने बाजू चढ़ाए और खाना शुरू कर दिया। आरव ने स्टेक को काटा भी नहीं, बस कांटे से उठाया और सीधे खाने लगा। वेटर थोड़ी हैरान थी। उसे लगा था कि आरव ने 2 लोगों के लिए खाना मंगवाया है और दूसरा व्यक्ति अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ तो आरव अकेले ही सब कुछ सफाचट कर रहा था। हालांकि आरव के शरीर को देखकर लग रहा था कि उसके लिए 2 लोगों का खाना कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी ही खाली प्लेटों का ढेर लग गया, जिसने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। सिया शर्मा ने भी हलचल सुनी। वह उत्सुकता से उठी और झांक कर देखा। जब उसने साफ देखा कि वह आरव यादव है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लानत है, आरव यादव यहाँ कैसे आ गया? क्या वह मेरा पीछा कर रहा है? सिया शर्मा के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने सामने बैठे आदमी से कुछ औपचारिक बातें की और वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वह आदमी सिया को रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन सिया जाने पर अड़ी थी। वेटर ने उस आदमी को बिल चुकाने के लिए रोक लिया और उसे बेबसी से सिया शर्मा को जाते हुए देखना पड़ा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सिया ने खुद से कहा कि वह मुड़कर नहीं देखेगी। अगर उसकी नजरें आरव से मिल गई तो शर्मिंदगी होगी, लेकिन किसी वजह से वह खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर देख ही लिया। आरव अब भी मजे से खाना खा रहा था। उसने न तो ऊपर देखा और न ही उसका पीछा किया। बहुत अच्छे, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। सिया ने चैन की सांस ली और तेजी से निकल गई। उसकी कंपनी पास ही थी, इसलिए वहां तक पैदल जाना आसान था। दूसरी ओर आरव यादव तब तक नहीं रुका जब तक उसने सारा खाना खत्म नहीं कर लिया और एक लंबी डकार नहीं ली। दरअसल उसका पेट अभी भी पूरा नहीं भरा था, पर 80% भर चुका था, जो दोपहर की गतिविधियों के लिए काफी था। पेट भरने के बाद अब उसे आराम करने, खाना पचाने और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए एक जगह ढूंढनी थी ताकि वह रात की बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रह सके। आरव पास ही कोई कमरा लेकर आराम करने की सोच रहा था, तभी उसने एक परिचित आदमी को तेजी से आते देखा। आरव सहज रूप से मुड़ा। जब वह आदमी पास से गुजरा तो आरव ने देखा कि वह वही आदमी था जो अभी रेस्टोरेंट में सिया शर्मा के साथ बैठा था और अब लॉबी मैनेजर से बात कर रहा था। उसकी पीठ, उसके कपड़े बड़े परिचित लग रहे थे। अरे भाई, ये तो विशाल खन्ना है। यही अभी सिया शर्मा के साथ खाना खा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद आरव यादव ने अजय पंडित को फोन मिलाया। भाई अजय, क्या तुम्हारा वो लिटिल स्वीटर वाला काम हो गया? तुम कौन सी लिटिल स्वीटर की बात कर रहे हो? धत तेरे की, आरव के मुंह से गाली निकल गई। खैर छोड़ो, फिलहाल ये देखते हैं कि अमित दास को धोखा मिला है या नहीं। अध्याय 119। क्या मैं बहुत ज्यादा सतर्क हूँ? विशाल खन्ना से मिलने के बाद आरव यादव ने देखा कि वह बाहर जाने ही वाला था, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और सामने वाली कांच की दीवार की ओर देखने लगा। उस पर पड़ने वाले प्रतिबिंब में विशाल खन्ना की आकृति साफ दिख रही थी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद वह आदमी उसी दिशा में भागा जिस ओर अभी सिया शर्मा गई थी। हाँ, आरव यादव ने अभी अभी सिया शर्मा को देखा था। उसकी छठी इंद्रिय बेहद संवेदनशील थी, इसलिए उसने सावधानी बरती कि उसकी नजरें सिया से न मिलें। उसने तब तक इंतजार किया जब तक सिया मुड़कर चली नहीं गई और फिर उसकी ओर एक सरसरी निगाह डाली। अब विशाल खन्ना भी उसी दिशा में जा रहा था, इसका मतलब इन दोनों के बीच जरूर कुछ पक रहा था। इस नई स्थिति ने आरव को दुविधा में डाल दिया। क्या वह पास ही कहीं कमरा लेकर अपनी ऊर्जा बचाए
या फिर स्थिति का जायजा लेने के लिए उनका पीछा करे। हालांकि सिया शर्मा और अमित दास का मामला आरव का निजी मामला नहीं था, लेकिन उसके मन में सिया के लिए सम्मान था, जबकि अमित दास के लिए उसकी राय औसत थी। उसे तो यहाँ तक लगता था कि अमित दास सिया शर्मा के लायक ही नहीं है। फिर भी उसने कभी उनके बीच दखल देने के बारे में नहीं सोचा था। कुल मिलाकर भले ही आरव यादव बहुत ज्यादा आदर्शवादी या नैतिकतावादी व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह किसी के रिश्ते में तीसरा पक्ष बनना पसंद नहीं करता था। मगर जिज्ञासा तो हर किसी में होती है। कहते हैं कि गपशप ही मानव सभ्यता के विकास की प्रेरक शक्ति है। थोड़ा सोचने के बाद आरव पहले रेस्टोरेंट में वापस गया और उस लॉबी मैनेजर को ढूंढा जो अभी विशाल खन्ना से बात कर रहा था। उसने पास से गुजरने का नाटक किया और सहजता से पूछा, अभी वह आदमी क्या कर रहा था? मुझे लगा वह आपसे लड़ने वाला है। मैनेजर को कोई शक नहीं हुआ, शायद वह खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने मुंह बनाकर शिकायत की, लड़ाई क्या करेगा, बस बिल मांग रहा था। कपड़े देखो तो रईस लगता है, पर खर्च करने में इसकी नानी मरती है। यहाँ कई बार आ चुका है और हर बार सबसे सस्ती सब्जी और मीट ऑर्डर करता है। इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। मुझे तो उस लड़की के लिए दुख होता है। धत तेरे की, ये कई बार साथ खाना खा चुके हैं। अमित दास, तुम्हारी तो लंका लगने वाली है। साथ ही आरव ने सोचा, सिया तुम खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रही हो? विशाल खन्ना कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह तो अपनी पत्नी तक की इज्जत नहीं करता और अजय पंडित जैसे बास्टर्ड की बातों में आ गया था। ऐसे आदमी में भला क्या आकर्षण है? माँ कसम, अगर तुम्हें विशाल खन्ना जैसा आदमी पसंद है तो उससे बेहतर तो मैं ही था। आरव ने हैरानी जताते हुए मैनेजर की हाँ में हाँ मिलाए। सिर्फ 2 सबसे सस्ते व्यंजन और रसीद मांगने में शर्म नहीं आती। वह लड़की इतनी सुंदर है और यह आदमी इतना कंजूस। वह महिला इसके साथ बार बार क्यों आती है? वह आखिर चाहती क्या है? मैनेजर और भी शिकायत करना चाहता था, पर अचानक उसे होश आया। अरे, मैं किससे बात कर रहा हूँ? भाई, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैनेजर ने पहचान लिया कि आरव वही ग्राहक है जिसने अभी अकेले ही भारी भरकम खाना खाया था। उसने आरव का डरावना चेहरा देखा तो मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस हल्का सा हंसा और चुप हो गया। एक मैनेजर के लिए काम के घंटों के दौरान एक ग्राहक की शिकायत दूसरे से करना मना था। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। आरव समझ गया कि अब मैनेजर और कुछ नहीं बोलेगा। तभी चेहरे पर हल्की छायों वाली एक वेटर बीच में बोल पड़ी। ये वही लड़की थी जिसने आरव को खाना परोसा था और आरव ने उसे अच्छी टिप भी दी थी। भैया, कहीं आपको उस सुंदर लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? वेटर की आंखों में गपशप की चमक थी। अरे नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आरव ने हक्का बक्का होकर मना किया। अगर पसंद आ गई तो इसमें शर्मा न क्या। भैया, आप इतने शक्तिशाली और रौबदार दिखते हैं, क्या आप उस दुबले पतले लड़के से डरते हैं? वेटर ने चिढ़ाते हुए कहा, किताबों में नहीं लिखा क्या, सुंदर लड़की पाने के लिए हिम्मत चाहिए? भैया, जो कहना है कह डालो, हिचकिचाओ मत। आरव न तो हंस सका और न ही रो सका। क्या बकवास है, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता। आरव ने हाथ हिलाया और वहां से तेजी से निकल गया। वेटर की गपशप वाली नजरों से आरव को घबराहट होने लगी थी। अगर वह और देर रुकता तो पता नहीं चलता कि वह जानकारी ले रहा है या अपनी जानकारी दे रहा है। रही बात अमित दास की, तो आरव ने सोचा, भाई मुझे माफ करना, हमारी कोई गहरी दोस्ती नहीं है, इसलिए तुम खुद ही अपना भला बुरा देख लो। मेरे लिए तुम्हारे निजी मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। आरव पहले सिया शर्मा के ऑफिस जाना चाहता था, पर अब उसने इरादा बदल दिया और सोने के लिए जगह ढूंढने लगा। हालांकि ह्यूमनॉइड बीस्ट में बहुत ऊर्जा दिखती है, पर वह असीमित नहीं है। रात की बड़ी कार्रवाई के दौरान अगर बीच में थकान हो गई तो खेल खत्म हो जाएगा। आरव ने आसपास देखा तो वहां वैनसन गार्डन होटल था। ये काफी आलीशान और 5 स्टार होटल था। आरव ने बिना सोचे एक दिन के लिए एग्जीक्यूटिव स्वीट बुक कर लिया। क्या वह किसी सस्ते गेस्ट हाउस में रुकता? असंभव। वैसी जगहों की साफ सफाई का भरोसा नहीं होता। बेडशीट बदली गई है या नहीं, कोई नहीं जानता। ऊपर से वहां प्राइवेसी भी नहीं होती। क्या आरव के पास पैसों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। पिछले जीवन में उसने कभी ऐसी विलासिता का आनंद नहीं लिया था। इस जीवन में उसके पास ह्यूमनॉइड बीस्ट की शक्ति है, तो उसे हर सुख सुविधा का आनंद लेना चाहिए। उसने सोचा, पता नहीं इंटरनेट पर जो 5 स्टार होटल के जकूजी और मसाज की तारीफ होती है वो सच है या नहीं।
चलो आजमा लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आपके पास पैसा होता है तो कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। 10 मिनट बाद आरव यादव एक विशाल जकूजी में आराम से लेटा हुआ था। गर्म पानी उसके शरीर को भिगो रहा था और उसके रोम रोम को राहत मिल रही थी। अचानक उसे लगा क्या वह बहुत ज्यादा सतर्क रह रहा है। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट की शक्ति और भविष्य के 10 सालों के ज्ञान के साथ वह दुनिया में बहुत बड़े कदम उठा सकता था। आखिर वकर्स न्यू विलेज बहुत पिछड़ा इलाका था। उसे शहर में एक छोटा विला जिसके पास अपना गराज और बगीचा हो या फिर एक आलीशान पेंट हाउस लेने के बारे में सोचना चाहिए। जीवन के कुछ ही दशक मिलते हैं। शुरुआत पढ़ाई में और अंत बुढ़ापे में बीत जाता है, और बीच का समय कड़ी मेहनत में। इतनी मेहनत आखिर किस लिए? अगर सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद हो तो बात अलग है। तब आप प्यार, बच्चों या ऐशो आराम के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन जीवन सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। ऊंची इमारतें बन रही थीं, सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही थीं। अगले 16 सालों में दिल्ली का आर्थिक विकास तेजी से होने वाला था। यह उम्मीदों और अवसरों का शहर था। उसके पास क्षमता थी, महत्वाकांक्षा थी और कड़ी मेहनत करने का जज्बा भी। तो फिर वह एक साधारण नागरिक की तरह पीछे क्यों रहे? वह जिस भी दौर में जाए उसे समाज के सबसे एलिट वर्ग में अपनी जगह बनानी चाहिए। अध्याय 120। बड़ा सुराग हाथ लगा। एक आरामदायक स्नान के बाद आरव यादव ने होटल को फोन करके कमरे में एक मसाज थेरेपिस्ट भेजने का प्रबंध करने को कहा, लेकिन उम्मीद के उलट 30 की उम्र की एक हट्टा कट्टा महिला आई। उसके रूपिया काया को देखकर आरव को निराशा हुई। सौभाग्य से उस महिला की तकनीक बहुत अच्छी थी और उसके हाथों में ताकत भी काफी थी, जिससे आरव को मालिश करवाने में बहुत आराम मिला। अगर आरव ह्यूमनॉइड बीस्ट मोड में होता तो शायद उस महिला की मालिश का कोई असर नहीं होता। आरव ने पहले प्रयोग किया था कि एक साधारण फल काटने वाले चाकू से भी उस मोड़ की खाल को काटना लगभग असंभव था। खाल पर सिर्फ एक सफेद निशान पड़ता था। इससे पता चलता है कि वह शरीर कितना मजबूत था। इसलिए आरव ने अपनी असली मानवीय अवस्था में मसाज का आनंद लिया। मालिश के बाद आरव ने उसे 100 रुपये टिप दी। वह महिला इतनी खुश हुई कि उसकी मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। मसाज वाली को विदा करने के बाद उसने 2 लोगों के लिए रात का खाना मंगवाया। फिर आरव ने कमरे के दरवाजे पर डिस्टर्ब न करें का साइन लगाया, दरवाजा लॉक किया, फोन साइलेंट पर डाला और सो गया। सच तो यह है कि इस दौर में आने के बाद से आरव एक रात भी चैन से नहीं सोया था। उसका असली शरीर थक चुका था और वह केवल काम के समय बीस्ट मोड के भरोसे टिका हुआ था। अब सुकून की नींद ने उसके तनावपूर्ण शरीर और दिमाग को राहत दी, जो आत्मा और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद था। आरव दोपहर करीब 3 बजे सोया और लगभग 10 घंटे की लंबी नींद के बाद रात 1 बजे उठा। 2 लोगों का खाना खत्म करने और फिर से नहाने के बाद आरव तरोताजा होकर होटल से बाहर निकला। उसने सभी कैमरों से बचते हुए दिन में की गई रेकी के अनुसार संदीप बिष्ट के ठिकानों की ओर रुख किया। वही संदीप बिष्ट जिसके साथ मोनी ने अपने पति को धोखा दिया था। वह सरकारी व्यवस्था में एक छोटा नेता था। वह मूल रूप से दिल्ली का नहीं था, लेकिन शुरुआती वर्षों में यहाँ पढ़ाई करने के बाद यहीं बस गया था। उसने एक स्थानीय लड़की से शादी की थी और अपने ससुर के परिवार और कॉलेज के शिक्षकों की मदद से दिल्ली सरकार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन अक्सर ऐसे लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना असली रंग दिखाते हैं। उसे अपनी पत्नी कम सुंदर लगने लगी थी और वह अपनी आज़ादी और वासना की पूर्ति के लिए सुंदर ट्रॉफियों की तलाश में रहता था। मोनी उन्हीं में से एक थी। आरव ने आसानी से 2 ठिकानों की तलाशी ली, लेकिन संदीप वहां नहीं था। जब वह तीसरे ठिकाने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विला में घुसा, तब सुबह के 4 बज रहे थे। आरव के पास आवाजाही का कोई विश्वसनीय साधन नहीं था, इसलिए उसका ज्यादातर समय पैदल चलने में ही बर्बाद हो रहा था। ह्यूमनॉइड बीस्ट की आंखें अंधेरे में देख सकती थीं, लेकिन फिर भी रात की दृष्टि दिन जैसी साफ नहीं होती। आरव ने विला की जांच की और कुछ विवरणों से समझ गया कि संदीप बिष्ट आज यहाँ भी नहीं है। अमीर लोगों के पास रहने के इतने ठिकाने होते हैं कि उनके खिलाफ सबूत जुटाना वाकई सिरदर्दी का काम है। अपनी घड़ी देखते हुए आरव ने ठंडी आह भरी। लगा कि आज का दिन बेकार गया। जब तक वह आखिरी ठिकाने पर पहुंचता, सुबह के 5 बज जाते और उजाला हो जाता। उजाले में चोरी छिपे वीडियो बनाना जोखिम भरा था। संदीप बिष्ट की किस्मत अच्छी लग रही थी। आरव वापस जाने ही वाला था ताकि कल फिर कोशिश कर सके। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने वाला था, उसे नीचे एक कार की आवाज सुनाई दी। भोर के सन्नाटे में इंजन का शोर साफ था। आरव तुरंत सतर्क हो गया।
उसने पर्दे के पीछे छिपकर खिड़की से नीचे देखा। एक दबंग कार टेढ़ी मेढ़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला और एक नशे में धुत अधेड़ उम्र के आदमी को बाहर निकाला। ये वही संदीप बिष्ट था जिसे आरव ढूंढ रहा था। उसके पीछे दो सुंदर जवान लड़कियां भी कार से उतरीं। वे भी नशे में थीं और बीच बीच में जोर से हंस रही थीं। उन दोनों लड़कियों ने संदीप को दोनों तरफ से सहारा दिया। संदीप मुस्कुरा रहा था और बेशर्मी से उन दोनों लड़कियों पर हाथ फेर रहा था। आरव ने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और यह सब रिकॉर्ड कर लिया। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सबके चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। साक्षी पंडित द्वारा दिया गया प्रोफेशनल कैमरा आरव के लिए थोड़ा नया था, लेकिन चेहरे की साफ तस्वीर लेने के लिए ये काफी था। ड्राइवर के जाने के बाद संदीप उन दोनों लड़कियों के साथ विला के अंदर दाखिल हुआ। आरव तेजी से पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास पहुंचा। उसने कैमरा एक कोने में छिपा दिया और लिविंग रूम में चल रहे शर्मनाक दृश्यों को रिकॉर्ड करने लगा। आरव को उम्मीद नहीं थी कि संदीप बिष्ट इतना उतावला होगा कि बेडरूम तक जाने का इंतजार भी नहीं करेगा। उसने पहली मंजिल के सोफे पर ही अपनी हरकतें शुरू कर दी। यह आरव के लिए बहुत सुविधाजनक था। अगर वे बेडरूम में जाते तो छिपकर वीडियो बनाना मुश्किल होता। यहाँ ऊपर से उसे बेहतरीन नज़ारा मिल रहा था और वह चेहरे के विवरणों को जूम करके साफ देख सकता था। शानदार। आरव ने करीब 3 मिनट की ठोस रिकॉर्डिंग की, लेकिन फिर वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना उतावला दिखने वाला आदमी इतना संक्षिप्त और कुशल होगा। संदीप बिष्ट अपनी कार्रवाई पूरी कर चुका था और अब साधु वाली मुद्रा में था। आरव वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की ने संदीप के लिए सिगरेट जलाई। संदीप ने उसे झटक दिया और कहा, इस चीज का ज्यादा सेवन मत करो। दिन में 2-3 से ज्यादा नहीं, और बेहतर होगा कि रोज न पियो। सेहत के लिए यह अच्छा नहीं है। ये सुनते ही आरव की आंखें चमक उठी। धत तेरे की, लगता है भाई के हाथ कोई बहुत बड़ी खबर लग गई है। अध्याय 121, साक्षी पंडित का साहस। जीवन शैली और निजी संबंधों जैसी चीजें कुछ लोगों के लिए केवल एक मामूली मामला होती हैं। जब तक वे बहुत अधिक अहंकारी न हो या किसी ऐसे पीड़ित को परेशान न करें जो ढोल पीटकर शिकायत करने लगे, तब तक ऐसी बातें समाज में कोई बड़ी लहर पैदा नहीं करती। उल्टा निजी महफिलों में ये दिखावा करने और गपशप करने का मुद्दा बन जाती हैं। इसके अलावा प्रभाव खराब होने के डर से ऐसी सामग्री को कोई भी एरा गैरा सार्वजनिक नहीं कर सकता। इंटरनेट पर इन्हें पोस्ट करना न केवल निजता का उल्लंघन है, बल्कि अश्लीलता फैलाने का अपराध भी है। पकड़े जाने पर व्यक्ति पीड़ित से अपराधी बन सकता है। इसलिए आरव यादव जानता था कि संदीप बिष्ट के अवैध संबंधों के वीडियो केवल बातचीत के टेबल पर दबाव बनाने के काम आ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पाउड नशीले पदार्थ जैसी चीज की प्रकृति पूरी तरह अलग होती है। कानून में इसकी सजा ग्राम में गिनी जाती है। ये सवाल नहीं होता कि आपकी गलती कितनी है, सवाल ये होता है कि आप कितने साल जेल काटेंगे या आपको सीधी गोली मार दी जाएगी। एक बार इसमें फंसने के बाद बचना लगभग नामुमकिन होता है। आरव यादव को याद आया कि पिछले जीवन में उसने खबरें पढ़ी थीं कि कैसे कुछ देशों में ऐसे नशीले पदार्थों को कानूनी मान्यता दे दी गई है और वे दुकानों और दवाइयों में खुलेआम बिक रहे हैं। यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। भारत का इतिहास इस मामले में बहुत दुखद रहा है। औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक देश ने नशीले पदार्थों के कारण बहुत बर्बादी देखी है। यही कारण है कि अब भारत में इन चीजों पर नियंत्रण बहुत सख्त है। चाहे कोई कितना भी बड़ा सितारा या अधिकारी क्यों न हो, अगर वह इसमें शामिल पाया गया तो बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। विरोधी की अनजाने में हुई बातचीत से आरव को एहसास हुआ कि वे जो सिगरेट पी रहे थे उनमें नशा मिला हुआ था। वह तुरंत खुश हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो सामने वाले को पूरी तरह खत्म कर सकता था। उसे दिया गया काम अब मिनटों में पूरा हो सकता था। उसे बस नारकोटिक्स विभाग को एक फोन करना था और संदीप बिष्ट का भविष्य पूरी तरह तबाह हो जाता। बेशक सब कुछ साक्षी पंडित की इच्छा पर निर्भर था। क्या वह बात करना चाहती थी या सीधे दुश्मन का सफाया? आरव तो बस एक मददगार था, अंतिम फैसला साक्षी का ही होना था। आरव ने सब कुछ कैमरे में कैद किया और जब वे तीनों ऊपर बेडरूम की ओर जाने लगे तो वह एक तरफ हट गया। उनके जाने के बाद आरव दबे पांव नीचे आया। कॉफी टेबल पर लापरवाही से पड़े सिगरेट के पैकेट को देखकर वह मुस्कुराया। कितने बेखौफ हैं ये लोग। आरव ने कागज के टुकड़े की मदद से एक सिगरेट उठाई, बीस्ट मोड में जाकर उसे सूंघा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। पुष्टि हो चुकी थी। किचन में जाकर उसने सीधे साक्षी पंडित को फोन मिलाया। सुबह के 4 बज रहे थे। साक्षी पंडित अदिति को गोद में लेकर गहरी नींद में थी।
तभी फोन की वाइब्रेशन से उनकी नींद खुल गई। स्क्रीन पर वह नंबर देखकर जो उन्होंने खुद आरव को दिया था, उनकी नींद पल भर में उड़ गई। साक्षी सावधानी से दूसरे कमरे में गई और फोन उठाया। वह चुप रही, पहले आरव के बोलने का इंतजार किया। सो मत, जाग जाओ, आरव ने धीमी आवाज में कहा। साक्षी पहले तो गुस्सा हुई कि आरव उन्हें परेशान कर रहा है, पर आरव की अगली बात सुनकर वह दंग रह गई। तुम्हारे सामने अब एक चुनाव है, मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे 10 मिनट के अंदर जवाब दो। आरव ने अपनी बात पूरी की और बिना सवाल का मौका दिए फोन काट दिया। साक्षी हतप्रभ रह गईं, अब वह क्या करें। साक्षी पंडित कोई साधारण महिला नहीं थी। वह जल्द ही शांत हो गई और स्थिति को समझा। आरव ने जो जानकारी दी थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह न केवल विरोधी को बल्कि उसके पीछे खड़े आकाओं को भी तबाह कर सकती थी। लेकिन अगर वह इस जानकारी का इस्तेमाल बातचीत के लिए करती तो खतरा बढ़ सकता था। विरोधी खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर मामला सार्वजनिक होता तो आरव यादव का नाम भी सामने आता। एक शिक्षक के रूप में साक्षी का दायरा सीमित था और कोई भी जांच आरव तक पहुंच सकती थी। साक्षी आरव को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कोई बातचीत नहीं, सीधे नारकोटिक्स पुलिस को रिपोर्ट। संदीप बिष्ट के गिरते ही मोनी का सहारा छिन जाएगा, योगेश की समस्या हल हो जाएगी और उसका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। जब समस्या का समाधान इतने सीधे और सख्त तरीके से हो सकता है तो पैसा बर्बाद करने और जोखिम उठाने की क्या जरूरत। साक्षी ने बिना हिचकिचाहट के आरव को फोन वापस किया। आरव ने स्क्रीन देखी, अभी सिर्फ 3 मिनट बीते थे। साक्षी का फैसला सुनकर उसके होंठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। यही है प्रिंसिपल पंडित जो मेरी सुरक्षा और मदद की हकदार हैं। वह समझ गया कि पिछले जीवन में क्यों उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था। उनमें वाकई गजब का साहस था। अध्याय 122, घातक चूक। संदीप बिष्ट के स्टडी रूम में एक गुप्त मेज़ानाइन था जिसे आरव यादव ने तब ढूंढ लिया था जब वह पहली बार विला में घुसा था। उसने इस पर खास ध्यान दिया क्योंकि साक्षी पंडित ने संदीप के जो अन्य 2 ठिकाने बताए थे वहां कोई तिजोरी नहीं थी। जाहिर था कि यह विला संदीप बिष्ट के लिए अन्य 2 जगहों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण अड्डा था। शुरुआत में आरव ने वहां कुछ भी छूने का इरादा नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं संदीप ने वहां कोई गुप्त निशान न छोड़े हों, जैसे फाइलों के बीच फंसाया गया कोई बाल। आरव को यकीन नहीं था कि वह सब कुछ वैसा ही कर पाएगा जैसा पहले था और जरा सी चूक संदीप को सतर्क कर सकती थी। लेकिन अब जब संदीप बिष्ट को पुलिस पकड़कर ले जाने वाली थी तो तिजोरी के सामान को हाथ लगाया जा सकता था। नारकोटिक्स पुलिस के आते ही तिजोरी खोली जाती और सब कुछ जब्त कर लिया जाता। उस समय किसी को पता नहीं चलता कि आरव पहले ही वहां अपना हाथ साफ कर चुका है। संदीप बिष्ट जैसे आदमी को देखकर आरव समझ गया था कि उसके हाथ काले कारनामों से रंगे हैं। आरव ऐसी शायद ही काम आने वाली चीजों को छोड़ना नहीं चाहता था। तिजोरी पुरानी शैली की थी जिसमें कोई डिजिटल पासवर्ड नहीं था। आरव ने ह्यूमनॉइड बीस्ट की असाधारण सुनने की शक्ति का उपयोग करके एक छोटे उपकरण से उसे खोल लिया। अंदर उसे दर्जन भर से ज्यादा संपत्तियों के कागजात, सोने की ईंटें, अमेरिकी डॉलर और 2 पासपोर्ट मिले। आरव ने पासपोर्ट खोलकर देखा, दोनों पर संदीप की फोटो थी पर नाम अलग अलग थे। चलो इस बार तो ये पक्का मारा गया, आरव ने सोचा। सबसे नीचे 2 फोल्डर थे जिनमें बेरा बॉन्ड्स थे। वाह भाई, इसे तो लिया जा सकता है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने उन बॉन्ड्स को अपने पास रख लिया। यह उसके भविष्य के लिए एक सुरक्षित रास्ता हो सकता था। संदीप बिष्ट जैसा भ्रष्ट आदमी इसी लायक था। फाइलों को समेटते समय उसे नीचे एक छोटी यूएसबी फ्लैश ड्राइव मिली। आरव एक पल के लिए ठिठका, इसे ले या न ले। काफी कश्मकश के बाद उसने उसे न लेने का फैसला किया। संदीप के पास 2 पासपोर्ट थे तो खुदा जाने उस ड्राइव में कितनी खतरनाक जानकारी होगी। उसने सोचा कि इसे पुलिस के लिए ही छोड़ देना बेहतर है। हम सिर्फ बिचौलिए हैं, फायदा उठाओ पर आफत मोल मत लो। अपनी घुसपैठ के सभी निशान मिटाकर आरव विला से बाहर निकला। 2 ब्लॉक दूर एक पब्लिक फोन से उसने उस पुलिस अधिकारी को फोन किया जिसका नंबर साक्षी पंडित ने दिया था और सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर बाद उसने दूर से देखा कि पुलिस की गाड़ियों की एक टीम कॉलोनी में दाखिल हुई। 3 लोगों को, जिनके सिर कागज के थैलों से ढके हुए थे, अपमानजनक स्थिति में विला से बाहर निकालकर पुलिस वैन में ले जाया गया। पुलिस अधिकारी और खोजी कुत्ते सबूतों की तलाश में विला के अंदर व्यस्त थे। खोजी कुत्तों को देखते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घुसपैठ के निशान तो मिटा दिए थे पर वह अपनी गंध नहीं मिटा सकता था।
यह एक ऐसी घातक चूक थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। कुत्ते उसकी गंध का पीछा करते हुए सीधे उस तक पहुंच सकते थे। धत तेरे की, बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। अब वह किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता था। इस वक्त न साक्षी पंडित मदद कर सकती थी और न ही अजय पंडित। विनय श्रीवास्तव की यादों में एक ऐसे रसायन का जिक्र था जो कुत्तों की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर सकता था, पर आरव ने उसे अभी तक बनाया नहीं था। हताशा में उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आया, वह रहस्यमय अफ्रो बालों वाला प्रोफेसर बाय। मेडिकल स्कूल में छिपा वह शख्स निश्चित रूप से इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकता था। बिना देर किए आरव वहां से भागा और गलियों के कैमरों से बचते हुए प्रोफेसर को फोन लगाया। फोन की रिंग बजने के 20 सेकंड आरव को एक सदी जैसे लंबे लगे। अंत में प्रोफेसर ने फोन उठाया। किसे ढूंढ रहे हो? अफ्रो, मैं हूँ। ओह, तुम? नहीं, तुमने मुझे क्या बुलाया? आरव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, आप नहीं चाहेंगे कि मैं फोन पर आपका असली नाम लूं, है न? प्रोफेसर ने चिढ़कर कहा, तुमने मेरे नंबर पर फोन किया है, तुम्हें क्या लगता है? आरव ने विनम्रता से कहा, प्रोफेसर बाय, नमस्ते। आपातकालीन स्थिति है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराया, मेरी कीमत कम नहीं होती। आरव सन रह गया, लानत है, फिर से इस आदमी के हत्थे चढ़ गया, और वो भी खुद चलकर। लेकिन इस वक्त खोजी कुत्तों से बचना सबसे जरूरी था। आरव ने लंबी सांस ली, बॉस, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मदद कीजिए। अफ्रो हंस पड़ा, यही तो मैं सुनना चाहता था। अध्याय 123, कीमत और बढ़ानी पड़ेगी। खोजी कुत्ते आरव की उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आ गए। आरव अभी ऊंचाई पर खड़ा होकर 10 मिनट से यह सुनिश्चित ही कर रहा था कि संदीप बिष्ट और उन दोनों औरतों को पुलिस वैन में बैठा दिया गया है, तभी उसने प्रोफेसर बाय को फोन किया था। पूरी प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लगे होंगे, और तभी आरव ने देखा कि एक कुत्ता विला से बाहर झपटा, जिसके पीछे पट्टे थामे पुलिसकर्मियों की एक छोटी टीम थी। धत तेरे की, आरव का चेहरा झटके से सफेद पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी फुर्ती और संवेदनशीलता दिखाएगी। सच तो यह है कि जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा था और मूल शरीर के मालिक विनय श्रीवास्तव की ताकत को समझा था, तब से वह पुलिस को बहुत हल्के में ले रहा था। उसे लगता था कि व्यवस्था छलनी की तरह है और चिंता की कोई बात नहीं है। बेशक इतने बड़े विभाग में कुछ बेहतरीन लोग भी होते हैं, लेकिन आरव ने सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी कि उसका सामना सीधे उन्हीं लोगों से हो जाए। नतीजा ये हुआ कि आज हकीकत ने आरव के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आरव ने कसम खाई कि वह आज के बाद कभी पुलिस को सुस्त नहीं कहेगा। उनकी प्रतिक्रिया वाकई बहुत तेज थी। उसे समझ आया कि उसने अनजाने में एक सुराग छोड़ दिया है और पुलिस कुत्तों के सहारे उसका पीछा कर रही है। शुक्र है कि आरव सतर्क था। वह काम खत्म करके तुरंत नहीं भागा था, बल्कि एक ऊंची जगह से देख रहा था कि संदीप बिष्ट को नारकोटिक्स पुलिस ले गई या नहीं। अगर वह अति आत्मविश्वास में सीधे घर चला जाता तो कुत्ता सूंघते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच जाता। तब उसके पास मौत या जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सावधानी ने उसकी जान बचा ली। आरव घबराया नहीं। उसने शांति से देखा कि कुत्ता पुलिस टीम को उसी इमारत की ओर ले जा रहा है जहां वह खड़ा था। उसने तुरंत छत के दरवाजे पर पत्थर का स्लैब रखकर उसे बंद किया। उसने याद किया कि वह पूरे समय दस्ताने, हुड और टोपी पहने हुए था, इसलिए उंगलियों के निशान या बालों का गिरना असंभव था। रही बात त्वचा की मृत कोशिकाओं की, तो इस धूल भरे माहौल में उन्हें ढूंढना नामुमकिन था। उस 6 मंजिला इमारत की हर बालकनी पर ग्रिल लगी थी। आरव के लिए यह वरदान साबित हुई। उसे सीढ़ियों से उतरने की जरूरत नहीं थी। वह छत से नीचे कूदा, बालकनी की ग्रिल पकड़ी और चौथी मंजिल तक पहुंच गया। फिर उसने बाहरी दीवार पर पैर टिकाया और किसी बड़े पंछी की तरह हवा में उड़ान भरी। कुछ मीटर दूर दीवार के ऊपरी हिस्से पर पैर मारकर उसने फिर से छलांग लगाई और सीधे कॉलोनी के बाहर वाली गली में जा गिरा। दूसरी ओर पुलिस टीम 2 हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग कुत्तों के साथ ऊपर जा रहे थे, तो कुछ नीचे झाड़ियों और बालकनी की जांच कर रहे थे। उन्हें शक था कि कोई बालकनी के रास्ते चढ़ या उतर सकता है, लेकिन आरव की गति उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। जब तक वे इमारत को घेरते, आरव कॉलोनी की सीमा से बाहर निकल चुका था। आरव ने एक पल की भी देरी नहीं की और पंजों के बल तेजी से वहां से भाग निकला। 2 ब्लॉक दूर भागने के बाद उसने मुड़कर देखा। भोर की हल्की रोशनी में छत पर अभी भी पुलिस की परछाइयां दिख रही थी। उसे समझ आ गया कि पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी और जल्द ही तलाशी का दायरा कॉलोनी के बाहर तक फैला देगी। आरव अपनी शरीर की गंध को पूरी तरह मिटाने में सक्षम नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
उसे अपनी भूल का पछतावा हो रहा था। उसने पुलिस की क्षमता को कम आंकने की गलती की थी। सुबह होने पर पुलिस और बल बुलाएगी और दीवार पर उसके पैरों के निशान जरूर मिल जाएंगे। उसे छलांग लगाने के लिए दीवार पर जोर से लात मारनी पड़ी थी, और वह कोई सुपरमैन नहीं था कि बिना निशान छोड़े इतनी दूर उड़ सके। दीवार पर मोज़ेक टाइल्स लगी थीं, और आरव जानता था कि टाइल्स पर उसके जूतों की छाप पुलिस को उसकी शारीरिक क्षमता का अंदाजा लगाने में मदद करेगी। समय के खिलाफ दौड़ते हुए आरव भागता रहा। उसने बीच रास्ते में किसी की मोटरसाइकिल या स्कूटर उधार लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि चोरी की रिपोर्ट होने पर पुलिस उसकी लोकेशन को और आसानी से ट्रैक कर लेगी। इसलिए वह बदहवास होकर भागता रहा और आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां प्रोफेसर बाई से मिलने का वादा हुआ था। अंधेरे में उसने देखा कि फुटपाथ के किनारे एक साया बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की लाल रोशनी चमक रही थी। आरव ने राहत की सांस ली और तेज दौड़कर पास पहुंचा। बात मत करो, जल्दी करो, और ये सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर मत फेंकना, आरव ने धीमी आवाज में कहा। अफरोज चौंक गया और बोला, अरे बाप रे, तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। फिर उसने शातिर मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाई, अब तुम्हें कीमत और बढ़ानी पड़ेगी। आरव का सिर चकरा गया। धत तेरे की, बॉस, क्या तुम कोई फिल्म के गुंडे हो जो हर बात पर पैसे बढ़ाने की बात करते हो? क्या तुम थोड़ा भी गंभीर नहीं हो सकते? अध्याय 124। आखिर जो होना है वो होकर रहेगा। अफरो बालों वाला प्रोफेसर बाय आरव यादव को एक ऐसे पार्किंग लॉट में ले गया जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहां पहुंचकर उसने निकलने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि पास ही खड़ी एक काली एसयूवी से 2 कुशन निकाले और आरव को जमीन पर बैठने का इशारा किया। आपकी व्यवस्था तो बड़ी घटिया है भाई, सीधे जमीन पर बैठा दिया, एक गिलास पानी तक नहीं, आरव ने असंतोष जताते हुए कहा। पानी की बात कौन कर रहा है? मेरे पास जहर है, चाहिए क्या? अफरो ने बेरुखी से जवाब दिया। आरव निरुत्तर हो गया और चुप रहना ही बेहतर समझा। यह आदमी इतना अजीब था कि उससे बहस में जीतना नामुमकिन था। अफरो का पलड़ा भारी था, पर उसने मजाक छोड़कर गंभीरता से पूछा, सच बताओ, तुमने किया क्या है? मामला काफी गंभीर लग रहा है, आरव ने चिढ़कर कहा। मैंने आपसे मदद मांगी है, आपको जो कीमत चाहिए वो सीधे बोलिए। रही बात की क्या हुआ है, तो मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ? आप खुद समझदार हैं। अफरो ने अपने हाथ फैलाए। मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम मजाक कर रहे हो या मैं? आरव एक पल के लिए चुप हो गया। उसे मानना पड़ा कि अफरो की बात में तर्क था, लेकिन फिर भी वह उसे सच नहीं बता सकता था। सच बताने का मतलब था साक्षी पंडित को सीधे खतरे में डालना और अपने खिलाफ सबूत दुश्मन के हाथ में दे देना। यह आरव कभी नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे साक्षी पंडित उसे धोखा नहीं देगी, वह भी साक्षी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। अफरो की पहचान एक रहस्य थी। बिना उसकी असलियत जाने अपनी जान और अपने करीबियों के राज उसे सौंपना कोई समझदारी का काम नहीं था। मामला सुलझने के बजाय उलझ गया और दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। पूरब से सूरज की लालिमा दिखाई देने लगी और उजाला बढ़ने लगा। अफरो ने सपाट लहजे में कहा, सुबह होने वाली है, समय निकल रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओगे या नहीं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, सोचने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अफरो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आरव, तो फिर मैं भी आपको नहीं बता सकता। अफरो को गुस्सा आ गया। आरव यादव, तुमने खुद आधी रात को मदद के लिए फोन किया, मैं यहाँ तक आया, और अब तुम कुछ भी बताने से मना कर रहे हो। क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके अब पल्ला झाड़ रहे हो? आरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रोफेसर बाई, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मदद के लिए आए। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर मदद करने का मतलब मेरा राज जानना नहीं है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी और की भी इज्जत दांव पर है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप बताते? अफरो ने तंज कसा। पहले तो नहीं लगा था, पर तुम बातों को घुमाने में माहिर हो। साफ दिख रहा है कि तुम वादे से मुकर रहे हो और मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। आरव ने बात काटते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपको जो इनाम चाहिए मांग लीजिए, मैं दूंगा। पर वो मत पूछिए जो पूछना आपके लिए सही नहीं है। मेरी मजबूरी समझिए। आरव का दृढ़ रवैया देखकर अफरो को समझ आ गया कि यह टस से मस नहीं होगा। वह खुद भी जांच करवा सकता था कि क्या हुआ है, पर अगर मामला बहुत बड़ा निकला तो वह खुद भी पुलिस की नजरों में आ सकता था। अंत में अफरो ने आंखें घुमाई और कहा, ठीक है, तुम्हारी अक्ल तुम्हें मुबारक। मुझे तुम्हारी कोई कीमत नहीं चाहिए, और शायद तुम मेरी फीस चुका भी नहीं पाओगे।
आज से पहले जो भी हिसाब था वो बराबर। अब मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। धत तेरे की। आरव का खून खौल उठा। उसने पहले ही इस आदमी के लिए काफी कुछ किया था और अब यह एक झटके में सब खत्म कर रहा था। लेकिन इस वक्त अफरोज से दुश्मनी मोल लेना आरव के बस में नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये रिश्ता खत्म करने का यही सही मौका है। आरव ने दांत पीसकर सिर हिलाया और सहमति दे दी। अफरोज को उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी आसानी से उससे नाता तोड़ लेगा। वह बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। आरव उसे चुपचाप जाते देखता रहा। वह जानता था कि यह उस आज़ादी की कीमत है जो वह चाहता था। ये दिन आरव के लिए अब तक का सबसे व्यस्त और तनावपूर्ण दिन था। उसने सुबह सुबह करिश्मा बोस को बुलाकर कुछ जड़ी बूटियां मंगवाईं और खुद भी प्रेशर कुकर और बर्तन लेकर औषधि बनाने में जुट गया। दोपहर से पहले उसने गंध छुपाने वाली औषधि तैयार कर ली। उसने खुद उसे पिया और बाकी का घोल अपने सामान और कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह बिना रुके वेंसन गार्डन होटल की ओर भागा। आरव ने होटल से चेकआउट नहीं किया था क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई और उस कमरे में आ गया तो अपनी गंध मिटाना और कमरे की सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसे पता था कि संदीप बिष्ट के कांड के बाद उसके आका सबसे पहले साक्षी पंडित पर शक करेंगे और साक्षी के करीब होने के नाते आरव पर शक होना लाजमी था। जल्द ही पुलिस या दुश्मन के लोग होटल तक पहुंचने वाले थे। अगर वह साधारण इत्र से गंध छुपाने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता। इसलिए उसने अपनी बनाई खास औषधि का इस्तेमाल पूरे कमरे में किया। दोपहर के 2 बज रहे थे। आरव होटल के कमरे में बड़े सुकून से खाना खा रहा था। उसे लगा कि शायद आज कोई नहीं आएगा। तभी उसके संवेदनशील कानों ने दरवाजे के बाहर कई कदमों की आहट सुनी। अगले ही पल डोरबेल बजी। जो होना था वो होकर रहेगा। आरव ने अपने फोन की ओर देखा जिस पर कोई कॉल नहीं थी। उसने ठंडी सांस ली और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला 2 हट्टे-कट्टे पुलिसकर्मी अंदर झपटे और आरव को दबोचकर जमीन पर पटक दिया।